नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी की जांच के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप समेत अन्य 21 सट्टेबाजी ऐप्स को और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए हैं। केंद्र सरकार जिन 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं, उनमें महादेव सट्टेबाजी ऐप के अलावा रेडियन्ना, प्रिस्टोप्रो जैसे प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म शामिल हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी के नेतृत्व में अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट की जांच चल रही है और इस बीच केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को बैन करने की सिफारिश प्रवर्तन निदेशालय ने की थी, जिसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत आदेश जारी किया गया। तो महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में, और इसी बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। महादेव सट्टेबाजी ऐप समेत 22 सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट्स को बैन करने के आदेश अब जारी हो चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने रायपुर में एक प्रेस वार्ता करते हुए बड़े खुलासे का दावा किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने महादेव सट्टा ऐप के आरोपी का वीडियो जारी किया है। वीडियो के द्वारा बीजेपी के द्वारा जारी किए गए वीडियो में महादेव सट्टा का आरोपी शुभम सोनी बड़े खुलासे करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जारी करने के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रदेश की सरकार से नैतिकता के नाम पर सीएम भूपेश बघेल से इस्तीफा देने की मांग की। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया, जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में। वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो भी मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला। उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना। इस चीज़ का बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने
मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो। तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया तो बोले कि चलो ठीक है, आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाए और उसके बाद वो बात किए। लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है, आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि आपको ये 30 दिन भी मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार में कहीं कुछ भी बची हो, नैतिकता थोड़ी सी भी बची हो, तो आपको रिजिग्नेशन आज दे देना चाहिए और फिर मैदान में जाके देखिए जनता क्या है आपसे। और जनता भी आपसे और कांग्रेस के हर नेता से पूछने वाली है कि जवाब दो, ये आपने सट्टा क्या चला रखा था, ये लूट क्या मचा रखी थी, ये हमारे जो खनन है उसके साथ आप इतना बड़ा अपराध क्या कर रहे थे, ये हमारे वन है उनके साथ कितना बड़ा अपराध कर रहे थे, इसका जवाब देना चाहिए। कांकेर से बड़ी खबर, पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुडनार के जंगल में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एक नक्सली को पकड़ा है। सर्चिंग के दौरान 2 आईडी बम भी बरामद हुए। चुनाव में बाधा डालने की नक्सलियों की साजिश थी, लेकिन नक्सलियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुडनार के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने एक नक्सली को भी पकड़ लिया। सर्चिंग के दौरान 2 आईडी बम बरामद हुए। चुनाव में बाधा डालने की साजिश थी नक्सलियों की, लेकिन नाकाम हुई। पुलिस के द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह 7 और 8 के बीच में अंतागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस, बीएसएफ और नक्सलियों की टीम के बीच में मुठभेड़ हुई है। हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। पुलिस के द्वारा नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया गया है। काफ़ी सारी नक्सल सामग्री बरामद की गई है और अभी पुलिस पार्टी फील्ड में है। बाकी अपडेट पार्टी के वापस आने पर शेयर की जाएगी। एक खबर है जहां हैंड ग्रेनेड फटने से एक जवान शहीद हो गए। जवान के पोच में रखा था हैंड ग्रेनेड, जो कि ब्लास्ट हो गया, फट गया। हादसे में बीएसएफ जवान शहीद हुए हैं। थाना परिसर में ही फटा है हैंड ग्रेनेड। कांस्टेबल बलवीर चंद शहीद हुए। कटे कल्याण में बीएसएफ की कंपनी रुकी हुई थी। हिमाचल प्रदेश के निवासी थे बलवीर चंद, जो शहीद हुए हैं हैंड ग्रेनेड फटने से। जवान के पोच में ही हैंड ग्रेनेड रखा हुआ था, जो कि अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। हादसे में बीएसएफ जवान शहीद हो गए। थाना परिसर में ही फटा हैंड ग्रेनेड। तो बेहद दुखद खबर, हैंड ग्रेनेड फटने से जवान शहीद हुए हैं। जवान के पोच में ही हैंड ग्रेनेड रखा हुआ था, जो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। हादसे में बीएसएफ जवान शहीद हो गए।
थाना परिसर में ही हैंड ग्रेनेड फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। बहुत तेज धमाका हुआ। कांस्टेबल बलवीर चंद शहीद हुए। धमतरी से बड़ी खबर, जहां निर्दलीय प्रत्याशी पर ब्लेड से हमला हुआ है। कुरुद से प्रत्याशी तोमेश कुमार पर यह हमला हुआ। अज्ञात लोगों ने तोमेश पर हमला किया। हमले के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। कुरुद थाना क्षेत्र की ये घटना है। धमतरी से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी पर ब्लेड से हमला कर दिया गया। कुरुद से प्रत्याशी तोमेश कुमार पर हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला किया। हमला क्यों किया, ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया। कुरुद थाना क्षेत्र का मामला। नारायणपुर से बीजेपी नेता की हत्या का वीडियो सामने आया है। दरअसल शनिवार शाम पार्टी प्रचार के दौरान नक्सलियों ने बीजेपी नेता रतन दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौशल नगर के साप्ताहिक बाजार में नक्सलियों ने गोली मारकर बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया था। मृतक बीजेपी नेता रतन दुबे नारायणपुर जिला उपाध्यक्ष और कौशल नगर से जिला पंचायत सदस्य थे। इस सनसनीखेज गोलीकांड को बीजेपी ने टारगेट किलिंग बताया है। तो बीजेपी के नेता रतन दुबे चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने उनको गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर दी हैं, जहां बस्तर संभाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। वहीं संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडो संभालेंगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से रखी जाएगी। बम डिस्पोजल दल और डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट कर दिया गया है। मतदान को लेकर वोटिंग के मद्देनजर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस को लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही है। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से अधिक मतदान केंद्र में स्पेशल फोर्सेस तथा सीएपीएफ तैनात की जा रही है। अन्य मतदान केंद्र में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तथा स्थानीय पुलिस बल को तैनात कर चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से संपादित करने के लिए सभी इंतजाम की गई है। हम क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी निभाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में 7 नवंबर को मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मताधिकार को प्रयोग करें। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया, जिसके बाद कैंडिडेट्स डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। पहले चरण के लिए 20 सीटों पर 2 अलग अलग समय पर वोटिंग होनी है। 7 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं, जिनमें 198 पुरुष 25 महिलाएं हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं, 20,84,675 महिला मतदाता हैं, 69 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसमें पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया है। मंगलवार 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 11 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि 9 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो पहले फेज के लिए वोटिंग की टाइमिंग अलग अलग होगी। 7 बजे से 3 बजे तक कहां कहां वोटिंग है वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से
देख सकते हैं। बीजापुर में 7 से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। सुबह 7 से दोपहर के 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी और दूसरी जगहों पर 8 बजे से 5 बजे तक जगदलपुर, बस्तर, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, पंडरिया, खुज्जी में मतदान होगा 8 से 5 बजे तक। नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए मतदान कर्मी भेजे जा रहे हैं। हालांकि खराब मौसम की वजह से मतदान दलों को पोलिंग बूथों पर भेजने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से तमाम रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। इस वक्त मतदान पोलिंग पार्टियों की मूवमेंट के संबंध में एवं बूथ निगरानी के लिए विशेष ड्रोन की व्यवस्था किया गया है, जिसके द्वारा मूवमेंट के दौरान पूर्ण रूप से सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए ड्रोन से हम लोग रास्ता और पोलिंग बूथ को मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी हमारे इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ पे हमने ड्रोन की व्यवस्था की हुई है। तो विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार का शोर थमने से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के जारी किए गए इस घोषणा पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्रों में काफी समानता नजर आ रही है। घोषणा पत्र पर नजर डालें तो धान के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। पार्टी ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया। ग्रामीणों को आवास, 200 यूनिट बिजली फ्री, मुफ्त शिक्षा, इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए 50% सब्सिडी जैसे वादे कांग्रेस ने किए हैं। तकरीबन यही घोषणाएं बीजेपी ने भी की हैं। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी 7000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3200 रुपया प्रति क्विंटल है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता लांजीवार ने। आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने, कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, 17 गारंटी पहले ही दे चुके थे। बीजेपी कह रही, आपने बीजेपी के घोषणा पत्र को कहा था नकल, अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने नकल किया। बात यह है कि हमने काम करके दिखाया है और हमने उसको आधार बनाकर अपना नया भरोसा पत्र बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल नकल करने का प्रयास किया है। अब हम तो पहले से ही आपने देखा 2640 रुपया देते थे धान का, राहुल जी ने कहा हमने 3200 किया 3000।
पीएम मोदी राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंचे। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया और इस दौरान पीएम मोदी के साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी पहुंचकर पीएम मोदी ने जैन संत विद्यासागर महाराज से मुलाकात भी की, उनका दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। सुरक्षा को देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंच मार्ग को भी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। मंत्री की भी एक अलग पान यहाँ खास करके यहाँ की इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।